हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन किसका किसका निकला है। देखिए, स्टेनोग्राफर, फायरमैन, क्लर्क और ड्राइवर का निकला है। तो उसमें हम जो टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसमें हम करेंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। देखिए, करेंट अफेयर में क्लास नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। प्ले लिस्ट बना हुआ है स्टडी विथ क्रेजी गुरु में, क्या है, प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहाँ जाके आप बेहतर तैयारी कीजिए। और जब एग्जाम का डेट आ जाएगा ना, लगातार मतलब 50 से 100 क्वेश्चन लाएंगे, एक एक वीडियो में लाएंगे। उसमें पूरा हम करंट अफेयर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन बना लेना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। उसके बाद एग्जाम में एक क्वेश्चन के अलावा आपसे ऐसे क्वेश्चन कैसे किस तरह पूछे जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन बताते हैं। तो स्टूडेंट सबका रिव्यू अच्छा है कि सर बहुत अच्छा बताते हैं आप। तो ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डीआरडीओ का पेपर दीजिएगा ना, सीबीटी मोड में होगा, 1 आवर का एग्जाम होगा और 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 75 में से 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा। तो आपको बताए थे ना, जीके जीएस में 20 से 30% क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी इंडिया का कोई भी आप एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, आपको करेंट अफेयर का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो करेंट अफेयर देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, देखिए, एक अभी इस चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड हो गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिगार्डिंग, है ना, आईबी के रिगार्डिंग। तो उसमें भी आपको वहां जाके आप अपना क्या है, आप अपना क्वालिफिकेशन देख लीजिए, किस तरह एग्जाम पैटर्न है। तो इसी तरह सेम टू सेम इसी तरह है। उसमें क्या है, 40 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। और 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश को जनरल इंग्लिश को देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ तैयारी करवाते हैं ना, तो आपको बेनिफिट उसमें भी होगा। उसके बाद देखिए, एसएससी एमटीएस आ गया है नोटिफिकेशन। तो आप लोग तो अब सब फॉर्म भर दिए ना, आईबी भर दिए, डीआरडीओ भरे हैं और एसएससी एमटीएस भी भरे होंगे। हम इतना बात हम मान सकते हैं कि आप लोग भरे होंगे। तो क्या है, आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए। और जो भी स्टूडेंट भरे हैं, आपका फ्रेंड होगा, तो उसको क्लास शेयर कीजिए, से आप स्टडी विथ क्रेजी गुरु से जुड़िए और पढ़ाई को बेहतर बनाइए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें, देखिए, 7564864459 ये शशि कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। ई बुक आपको लेना है। ई बुक आप यहाँ से डीआरडीओ के रिगार्डिंग आप क्या ई बुक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ई बुक में क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्योरी भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कर लीजिए और वहाँ से बनाइएगा, आपको बहुत डाउट क्लियर होगा। और देखिए, उससे मतलब बाहर कुछ नहीं पूछेगा। इतना क्वेश्चन आपको दे दिए ना, अब क्या पूछेगा, क्वेश्चन वही पूछेंगे, सिर्फ जो जैसे में रीजनिंग बना रहे हैं या एप्टीट्यूड बना रहे हैं, तो जो अंक होगा ना, अंक चेंज रहता है, क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर का। देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन आया है एकदम वीवीआई है। देखिए, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है, बताइए। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा, इसी तरह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो देखिए, कौशिक राजशेखर को दिया गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कहाँ के हैं, ये दक्षिण भारत के हैं और भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के हैं, याद रखिएगा, भारतीय मूल के हैं और वो दक्षिण भारत के हैं। देखिए, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर को दिया गया है। देखिए, कौशिक, आप बोलिए सर कौशिक राजशेखर कौन थे। देखिए, कौशिक राजशेखर कौन है पूछिएगा, तो देखिए, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं। भारतीय मूल के प्रोफेसर है, कहाँ पे, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। तो बोलिए सर, कौशिक राजशेखर को वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 क्यों दिया गया, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो देखिए, उन्होंने ऊर्जा उत्पादन उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान किया है, इसीलिए उन्हें वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, एक दो बार देखिएगा, क्वेश्चन आपको मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्यों दिया गया था, देखिए, ऊर्जा उत्पादन उत्सर्जन को कम करने के लिए परिवहन विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया है। इतना समझ गए। चलिए, तो बोलिए सर, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार है ना, उसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो देखिए, इसका जो आयोजन किया गया था ना, रसिया में किया गया था। कहाँ पे, रसिया में, तो मॉस्को में, याद रखिएगा, मॉस्को में, मतलब मॉस्को में, आपको मॉस्को बोलते हैं ना, तो वहाँ पे रसिया में
आयोजन किया गया था। इतना समझ गए। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा, सर जो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया जाता है मतलब कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये VVI है। तो संस्था का क्या नाम है? ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन। ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा? ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो देखिए 31 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 कौशिक राजशेखर को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कौन है लेखक, बताइए। तो कविता राव जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन है? तो कविता राव जी है। तो ये क्वेश्चन भी आई है और हम बुक एंड ऑथर के बारे में और थोड़ा सा आपको विशेष जानकारी दे देते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम और विशेष बता देते हैं। देखिए, तो आपको याद रखना है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट मेडिसिन जो पुस्तक है कविता राव जी के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा। इसमें भारत की पहली डॉक्टर, महिला डॉक्टर कौन थी? बताइए। रुखमा बाई राउत थे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो रुखमा बाई राउत जी के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह स्ट्रगल किए। उसके बाद वो मतलब कब 1900 ईस्वी से 1800 ईस्वी के पहले की बात है। 1800 ईस्वी से पहले की बात है कि मतलब वो उनको, आप जानते हैं बालिका बधू, जानते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, मतलब शादी जल्दी हो जाता था ना, 18 साल से पहले ही हो जाता था, 14 साल से पहले उस वक्त हो जाता था। तो उसके बाद वो शादी जीवन के बाद भी किस तरह वो डॉक्टरी किए, किस तरह मेडिसिन अपना मतलब उपचार किए, तो उनके बारे में ये इस कहानी में लिखा गया है। किसके द्वारा? कविता राव जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए 5-6 बुक एंड ऑथर का नाम बताते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना है। देखिए, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? सो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। आप समझ गए ना, कांग्रेस नेता है तो आप तो समझ गए हो ना, शशि थरूर के बारे में जानते हैं। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। दूसरा पुस्तक के नाम बता देते हैं। दूसरा पुस्तक कौन सा है? द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? प्रकाश सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? प्रकाश सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए एक VVI और बताते हैं, टॉम्ब एंड सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया था। गीतांजलि श्री से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो टॉम्ब एंड सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए बिरसा मुंडा जनजाति नायक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आलोक पाल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? आलोक पाल के द्वारा लिखा गया है। तो ये आप नोट करते चलिए। उसके बाद देखिए द हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर किसके द्वारा लिखा गया है? उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, आप तो नीरज चोपड़ा के बारे में जानते हैं ना, गोल्डन बॉयज नीरज चोपड़ा किसके द्वारा लिखा गया है? नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखा गया है। तो ये VVI है, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद देखिए एक और VVI पुस्तक बताते हैं, फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग एग्जाम देते होंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर देखे होंगे। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए अभी एक क्वेश्चन आया है, एक मूवी अभी आया है ना, कौन गांधी नाथुराम पे एक मूवी आया है, तो इसलिए ये आपको याद रखना है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे किसके द्वारा लिखा गया है? धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखा गया है। तो एक क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन मूवी आया है तो क्वेश्चन ये देखने को आपको मिलेगा है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद एक और VVI आपको बताते हैं, लाल सलाम। क्या है? लाल सलाम है ना। लाल सलाम एक उपन्यास है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कौन है? स्मृति ईरानी जी के द्वारा लिखा गया है। स्मृति ईरानी जी के द्वारा लिखा गया है। तो इतना जो क्वेश्चन हम आपको बताए हैं ये आप नोट कर लीजिए, मतलब वीडियो रुक के आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इसलिए बोल रहे हैं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि बोल दीजिए कि आप लोग एग्जाम का तैयारी प्रिपरेशन कर दीजिए DRDO का। क्योंकि देखिए DRDO IB उसके बाद SSC MTS सबका पेपर लगातार मार्च और अप्रैल के बीच में तीनों का पेपर ले लिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए और क्वेश्चन इसी तरह हम रेगुलर लाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए VVI क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार है ना,
सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? आपको पढ़ना है। देखिए, वनावरण और वनाच्छादित ये दोनों में अंतर है, तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। यहाँ पे यदि आपसे क्वेश्चन गलत हो गया यदि देखने में, तो कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे सही समझना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2022 मतलब है ना 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? देखिए, क्षेत्रफल में पूछता है, यदि क्षेत्रफल में यदि आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा वनावरण का है तो कौन है? एमपी है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ प्रतिशत में पूछा है, किसमें? प्रतिशत में पूछा है, तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। तो कौन है? मिजोरम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए ना? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिए सर यहाँ पे कितना प्रतिशत वन है? देखिए, 84.53% वन है। यदि आपको लिस्ट वन लिस्ट टू यदि आपको मिलान करने के लिए आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, मिजोरम में 84.53% वन है। पहला स्थान है प्रतिशत में वनावरण में। दूसरा स्थान किसका है? बोलिए सर दूसरा स्थान किसका है बताइए। सेकेंड स्थान किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। वहां पे 79.33% है। समझ गए ना? ये आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। 79.33% सेकेंड स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। चलिए एक और बता देते हैं, थर्ड स्थान देख लीजिए। थर्ड स्थान किसका है? थर्ड स्थान है मेघालय राज्य का। मेघालय का है 76% है। समझ गए ना? पहला पे मिजोरम है प्रतिशत के मामले में वनावरण में ज्यादा। पहला मिजोरम, दूसरा आपको सेकेंड स्थान अरुणाचल प्रदेश का आता है, और थर्ड स्थान आपका मेघालय राज्य का आता है। तो इतना आपको नोट कर लेना है। चलिए थोड़ा सा हम आपको और बता देते हैं। देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट में मतलब आपको कोई भी स्टेट हो या यूटी हो, वहाँ पे 33% जो वनावरण होना जरूरी है। तो क्या आप बोलिए सर 28 राज्य अभी है ना, 28 स्टेट है, 28 स्टेट है और 8 यूटी है, तो बोलिए सर सभी जगह 33% है? नहीं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए बताते हैं कि पूरा हम आपको किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब बताते हैं। देखिए, 17 है ना, 17 स्टेट और यूटी ऐसे हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र में वन आवरण आच्छादित है। तो इतना आपको याद रखना है, इतना याद रखना है ना। 17 स्टेट और यूटी है, वहां पे 33% आपको वनावरण आच्छादित है। तो इतना समझ गए? तो बोलिए सर थोड़ा सा और बता दीजिए। देखिए, भारत जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में आया था ना, तो वन संरक्षण अधिनियम किसके मुताबिक आया बताइए? 1980 के मुताबिक आया है। 1980 के मुताबिक उसमें संशोधन किया गया है। किसमें? अधिनियम 1980 के कौन सा? वन संरक्षण अधिनियम 1980 के में संशोधन किया गया है। किसमें? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 1980 आपको याद रखना है। इतना समझ गए? उसके बाद देखिए, बोलिए सर कब से स्टार्ट हुआ है? देखिए, 1987 से स्टार्ट हुआ है, और ये आपको जो 2021 में आया ना, ये आपका 17 नंबर का है। कौन सा? 17 नंबर का, 17 नंबर का है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। समझ गए ना? 17 नंबर का है। उसके बाद देखिए, आप क्वेश्चन पूछिएगा सर जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, जारीकर्ता किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखिए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। समझ गए? उसके बाद देखिए, एक दो पॉइंट और आपको बताते हैं जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। देखिए, यदि आपसे पूछे वनावरण में वृद्धि करने वाला यदि राज्य आपसे पूछे, तो पहला स्थान कौन सा है बताइए? पहला स्थान आपको तेलंगाना है। याद रखिएगा, तेलंगाना है, ये आपको याद रखना है। पहला स्थान कौन है? तेलंगाना है। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश है। समझ गए ना? और आपको बताया ना, वनावरण में वृद्धि करने वाला पहला तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। यदि आपसे पूछे कमी किस में किया गया है, तो पहला अरुणाचल प्रदेश में है, और दूसरा कौन है? मणिपुर है। कमी पहला स्थान पे अरुणाचल प्रदेश और दूसरा मणिपुर है। और यदि वृद्धि पूछे तो तेलंगाना पहला स्थान पे, आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान पे है। इतना समझ गए ना? चलिए, और आपको पहले ही बताए थे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है एमपी में, और दूसरा स्थान आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इतना क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो 33 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34 क्वेश्चन है। देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन है।
100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन कौन सी बनी है? बताइए कौन सी बनी है? तो पुल्लमपारा केरल में। ये बहुत करंट का न्यूज है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये कौन कौन मतलब घोषित किए थे कि मतलब ग्राम पंचायत केरल में जो पुल्लम पारा है, क्या है, पुल्लम पारा है जो केरल में है, डिजिटल साक्षरता हासिल करने में 100% ग्राम पंचायत है। तो वहाँ के जो सीएम है ना, पिनराई विजयन, ये घोषणा किए थे और योजना भी चलाए थे। कौन योजना? पुल्लम पारा योजना स्टार्ट किए थे। तो इतना आपको क्या करना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्वेश्चन था? 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाली भारत की पहली ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो पुल्लम पारा केरल में। तो चलिए वहाँ का सीएम के बारे में बता दी ना, कौन है? पिनराई विजयन है। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। तो इतना जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आई है। देखिए, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए महाराष्ट्र में, आप जानते हैं ना बोरीवली कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये लोग आप लोग जानते होंगे। चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में और देख लेते हैं। देखिए, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पालपुर आदि जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है बताइए? कौन है सीएम? शिवराज चौहान जी है। याद रखिए, शिवराज चौहान है। तो इतना आपको याद रखना है। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पालपुर आदि जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए, केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य, रणथंभौर, सरिस्का आदि जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए चौथा टाइगर रिजर्व है ना, 4th नंबर का टाइगर रिजर्व कौन बना है? रामधर विषधारी। कहाँ पे? राजस्थान में। तो एक करंट का न्यूज था, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये मत बुझाइए कि सर थोड़ा सा पुराना हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा जीके जीएस में, आप नहीं समझिएगा। तो आपको इसलिए जब यहाँ पे पॉइंट आया है तो आपको बता दिए। 4th स्थान है किसका? रामधर विषधारी, जो कि बूंदी जिले में है। समझ गए? चलिए, तो उसके बाद देखिए, गिर, मैरिन, ब्लैक बक आदि जो नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। तो 38 का बता दिए, 37 का बता दिए। 37 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आप एसएससी एमटीएस दीजिए या डीआरडीओ दीजिए, कोई भी पेपर दीजिए, यदि आपको क्वेश्चन ये देखने को मिल जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो समूह सत्य नहीं है? देखिए आपको इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। तो नहीं समझिएगा ना, तो आप कैसे समझिएगा? देखिए ऑप्शन ए में क्या है? शिव कुमार, संतूर वादन, एकदम क्वेश्चन ए क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ए सही है। शिव कुमार जी का संबंध संतूर वादन से है। उसके बाद देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया क्या है? बांसुरी वादन, ये भी एकदम करेक्ट है। बिरजू महाराज जी कथक नृत्य से है। समझ गए ना? कथक नृत्य से है, ये क्वेश्चन भी सही है। समझ गए ना? बिरजू महाराज जी कथक नृत्य से है, ये भी सही है। कथक नृत्य कहाँ पे? आपको स्टैटिक जी के पढ़ा दिए हैं, यहाँ समझ जाइएगा। कथक नृत्य यूपी, और कथकली जो है, कथकली कहाँ का है? तो केरल का है, याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां क्या तबला वादन है? नहीं। कहिए सर ये तो गलत है कि नहीं गलत? बिस्मिल्लाह खां जी का जो संबंध है शहनाई वादन से है। क्या? शहनाई वादन से है। समझ गए ना? बिस्मिल्लाह खां जी का जो संबंध है शहनाई वादक से है। चलिए, तो हम बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में आया है। तो एक क्वेश्चन आपको देखने को ये मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न कब दिया गया था? बताइए कब दिया गया था? देखिए 2001 में, 2001 ईस्वी में, 2001 ईस्वी में किसको मतलब किनको? तो बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो 2001 में बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न मिला था। देखिए बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न के बाद किनका स्थान आता है? किसका स्थान आता है? देखिए पद्म विभूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, और पद्म श्री भी मिला है। तो समझ गए ना? बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न भी मिला है, उसके बाद पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म श्री भी मिला है। तो इतना जानकारी आपको जानना जरूरी है। तो समझ गए? ऑप्शन बी इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कथन सत्य नहीं पूछा है। तो ऑप्शन सी सही है। बिस्मिल्लाह खां जी का तबला वादन से संबंध नहीं है, शहनाई वादन है। चलिए थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, है ना? देखिए बिस्मिल्लाह खां जी का संबंध शहनाई वादन से है। बिस्मिल्लाह खां जी का संबंध बिहार के बक्सर जिले के डुमराव से है। कहाँ पे? डुमराव एक जगह है, बक्सर से थोड़ा आगे है। बक्सर और पंडित दीनदयाल जानते हैं ना, उसके बीच में है। कौन सा जगह? डुमराव। समझ गए ना? डुमराव
मतलब बक्सर जिले के डुमरांव में उनका संबंध है। चलिए, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज आदि का जो लखनऊ घराने के कथक नर्तक से संबंधित है। आपसे पूछ देगा जो बिरजू महाराज जी है कौन से घराने से आते हैं, तो लखनऊ घराने से आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हम जो पिछले टेस्ट सीरीज है उसमें भी डिस्कस किए थे, आपको बताए थे। उसके बाद देखिए, पंडित रविशंकर जी का संबंध सितारा वादन से है। तो ये भी आई, ये क्वेश्चन खूब पंडित रविशंकर जी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, जाकिर हुसैन जी का संबंध तबला वादक से है। तो ये पॉइंट, जितना पॉइंट आपको पता है ना 38 का, सब VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। चलिए, तो 38 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नवंबर 2022 में कौन सा देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी की है? क्या मेजबानी की है? बोलिए सर, मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास होती है कौन कौन सा देश मिलकर करता है? तो देखिए, पूरा देश का नाम है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है मालाबार सैनिक अभ्यास में भाग नहीं लेता है? तो इसमें से 3 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ऐसा देगा जो भाग नहीं लेता है। तो देखिए, मालाबार नौसैनिक अभ्यास में 4 जो देश है भाग लेते हैं। कौन कौन? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, चारों लेते हैं भाग। तो आपको ये VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो DRDO में ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। समझ गए? तो देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा था, 2020 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी किसने की है? बताइए, कौन सा देश जो है मेजबानी किया है? तो जापान। कौन किया है? जापान। तो इतना समझ गए ना, जापान मेजबानी किया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो थोड़ा इसके और हम जो इंडिया और से USA, फ्रांस, रसिया से जो युद्धाभ्यास होते हैं उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। देखिए, इंडिया और अमेरिका, USA से कौन कौन सा आपको युद्धाभ्यास होता है समझ जाइए। देखिए, टाइगर ट्रम्प, वर्ज प्रहार और युद्धाभ्यास ही नाम है, युद्धाभ्यास नाम है। तो 3 आपको बता दी ना। देखिए, टाइगर ट्रम्प, वर्ज प्रहार और युद्धाभ्यास, इंडिया और USA के बीच में। चलिए, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देगा, इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन कौन होता है? देखिए, इंडिया और फ्रांस से भी क्वेश्चन पूछ देता है, बताइए कौन कौन है? गरुड़, वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास। गरुड़, वरुण और शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, इंडिया और रशिया के बीच कौन सा होता है? बताइए। तो इंद्र युद्धाभ्यास, इंद्र युद्धाभ्यास जो होता है इंडिया और रशिया के बीच में होता है। उसके बाद देखिए, इंडिया और ब्रिटेन मतलब UK के बीच में कौन कौन होता है? बताइए। तो इंद्रधनुष, अजय वारियर और कोंकण। इंद्रधनुष, अजय वारियर और कोंकण युद्धाभ्यास जो होता है इंडिया और UK के बीच में होता है। इतना नोट कर लिए। चलिए, एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिल जाएगा, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बताइए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में युद्धाभ्यास बताइए। तो संप्रीति युद्धाभ्यास और बोरो सागर युद्धाभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो आपको इतना क्या करना है? याद रखना है। समझ गए? और सूर्य किरण किसके के बीच में होता है? तो इंडिया और नेपाल के बीच में, याद रखिएगा। और नेपाल के आपको नए PM बने हैं तो आपको बता दिए हैं, आपको क्या करना है? ये कमेंट में लिखिए। पिछला लेक्चर में हम आपको बता दिए हैं नेपाल के नए PM कौन बने हैं, आप कमेंट में लिखिए। चलिए, तो 40 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी जापान में किया गया है। इतना समझ गए? और इसमें चार जो देश है भाग लेते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना VVI क्वेश्चन है। देखिए, आपको DRDO में हिस्ट्री का क्वेश्चन VVI है, हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना, इंडियन नेशनल जो मूवमेंट है उस पर जब एग्जाम डेट आएगा ना, तो उसमें हम 1764 से लेके और 1947 तक पूरा आपको हम सीक्वेंस बाई आपको पूरा बता देंगे, क्योंकि वो सिलेबस अलग आपको दिया हुआ है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई, बताइए कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। कितना स्टूडेंट है ना क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं, क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन लाए हैं। देखिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और देखिए, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से ना जो जनगणना हुआ था 1881 में, वो रेगुलर कर दिया गया था। तो स्टार्ट कब हुआ था? स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो चलिए, थोड़ा सा हम इसके बारे में विशेष जानकारी देख लेते हैं। देखिए, है ना, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई। 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई। और 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित जनगणना शुरू हुई। और 1881 से
अभी तक मतलब रेगुलर प्रत्येक 10 साल पे आपका अंतराल पे जनगणना किया जाता है। आप इतना समझ गए ना। देखिए लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी बोला जाता है, क्योंकि वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट था उसको मुक्त किया था, मतलब उसको समाप्त किया था। कौन? लॉर्ड रिपन। और स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था बताइए? लॉर्ड लिटन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इतना समझ गए ना। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिल जाएगा, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कौन किसे माना जाता है? कौन सा ईस्वी को माना जाता है? तो 1921 को माना जाता है। किसको? 1921, 1921 ईस्वी को। बोलिए सर महाविभाजक वर्ष क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए इस समय 0.31% जनसंख्या घट गई थी। कुल आबादी का 0.31% जनसंख्या घट गई थी। क्योंकि देखिए महामारी 1919 में महामारी आई थी, तो उसमें बहुत सारे मतलब लोगों की मृत्यु हो गई थी। वही कारण है कि 1921 में जो भारत की जनसंख्या थी, ब्रिटिश भारत बोलिए, उस समय ब्रिटिश भारत की जनसंख्या कम गई थी। देखिए कितना जितना भी महामारी आती है ना, तकरीबन 30% जनसंख्या को मतलब नुकसान पहुंचा देती है। याद रखिएगा 30% जनसंख्या को नुकसान पहुंचा देती है। कोई भी वायरस आती है, कोई भी महामारी आती है, तो पूरा विश्व के 30% जनसंख्या को नुकसान पहुंचाती है। तो आप तो कोरोना वायरस जानते ही होंगे। तो देखिए ऐसे महामारी मतलब बहुत दिनों से इंडिया हो या विदेश हो आते ही रहता है। चलिए तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। 1951 को कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में 1951 में प्रथम जनगणना हुई थी। याद रखिएगा क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ था। तो आपको महाविभाजक वर्ष पूछे तो 1921 ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा, ये नोट कर लीजिएगा। और लघु विभाजक वर्ष पूछे तो 1951 आपको याद रख लेना है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और हम आपको बता देते हैं। देखिए 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना के कारण लेट हो गया था। और देखिए भारत में प्रथम जातिगत जनगणना शुरू करने वाला राज्य कौन है बताइए? बिहार। कौन है? बिहार है। और बिहार के सीएम कौन है? तो कौन बताइए? बिहार के सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार जी है। कौन है? नीतीश कुमार जी है। तो आपको ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में प्रथम जातिगत जनगणना शुरू करने वाला जो राज्य है कौन है? बिहार है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो 2001 ईस्वी में भारत में 16वीं जनगणना होने वाली थी। 16वीं जनगणना होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण थोड़ा लेट है। आपको 2023 में आपको जनगणना देखने को मिल जाएगा। इतना समझ गए ना। और 2021 की जो स्थापना हुई थी, जनगणना हुई थी, 15वीं जनगणना थी। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए। उसके बाद देखिए लॉर्ड मेयो के बारे में बताए थे ना। तो देखिए 1872 में लॉर्ड मेयो ने कृषि विभाग और राजस्थान का अजमेर जानते हैं ना, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। तो इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लीजिए क्या है। देखिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। आप कोई भी पेपर दीजिए इंडिया में एक क्वेश्चन नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता है। देखिए अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी बताइए? किसने की थी? तो वी.डी. सावरकर जी ने। मतलब इनका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बोलिए सर वी.डी. सावरकर जी का फुल फॉर्म बता दीजिए, पूरा नाम बताइए। तो विनायक दामोदर जी सावरकर थे। विनायक दामोदर सावरकर थे। तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम में इनका बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। याद रखिएगा बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। किनका? तो वी.डी. सावरकर जी का। तो इतना समझ गए ना। वी.डी. सावरकर जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभिनव भारत के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए घटना कब की है? 1899 की घटना है। 1899 की 1899 ईस्वी की घटना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है ना, हम आपको बताते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, आपको याद रहेगा। क्वेश्चन आएगा गलत नहीं कीजिएगा। देखिए 1899 ईस्वी की घटना है, 1899 की। नासिक में मित्र मेला के नाम पर एक संस्था की स्थापना की गई थी। समझ गए ना। क्रांति क्या थी? एक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किए गए थे। 1899 ईस्वी में नासिक में एक मित्र मेला नाम की क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की गई थी, जो 1904 ईस्वी में देखिए कब 1904 है ना, 1904 ईस्वी, 1904 ईस्वी में। तो 1904 ईस्वी में मित्र मेला का नाम बदल के क्या कर दिया गया?
बताइए, अभिनव भारत कर दिया गया। मित्र मेला का नाम बदल के अभिनव भारत कर दिया गया और इसका स्थापना वीडी सावरकर जी किए और उनका जो भाई थे जो सहयोग दिए कौन कौन, गणेश गणेश दामोदर सावरकर और नारायण दामोदर सावरकर जी ने भी साथ दिया था। तो क्वेश्चन ऐसे देखने को आपको मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हम आपको बता दें मध्यकालीन भारत मिडिएवल हिस्ट्री का क्लास यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट है, स्टडी विथ क्रेजी गुरु पे। आप वहाँ से जाकर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे पढ़ाया जाता है ना, क्वेश्चन वहीं से आपको पूछे जाएंगे। तो फिर हम मध्यकालीन भारत आपको मिडिएवल हिस्ट्री के बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री लाएंगे, उसके बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री लाएंगे, उसके बाद पॉलिटी भी लाएंगे। और राजस्थान वाले के लिए भी हम बोले हैं ना, कोई भी एग्जाम हो आप क्या करना है, आपको कमेंट में बता दीजिएगा सर ये एग्जाम का आप राजस्थान का तैयारी करवाइए, तो हम उसका भी क्लास रेगुलर करवा देंगे। चलिए, तो थोड़ा सा हम इनके बारे में देख लेते हैं, है ना। वीडी सावरकर जी ने अभिनव भारत नामक संस्था का गठन किया था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था और उससे पहले उसका नाम क्या था, 1899 ईस्वी में मित्र मेला संगठन की स्थापना किया गया था। इतना याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था और किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मन के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आप लोग इसको सही से याद रखिएगा। तो समझ गए ना फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको देखिए ई बुक आप ले लीजिए। ई बुक लेने से क्या होता है ना, ई बुक लेने से आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, थ्योरी भी दिया हुआ है, चारों सब्जेक्ट आपको मात्र 70 रुपीज़ में मिलता है। कितना, 70 रुपीज़ में मिलेगा। आप हिंदी मीडियम लीजिए या इंग्लिश मीडियम लीजिए, उसमें आपको जनरल इंग्लिश मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा, उसके बाद आपको रीजनिंग मिलेगा और एप्टीट्यूड का मिलेगा। बहुत सारे उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और थ्योरी भी दिया हुआ है। क्योंकि आपको देखिए आईबी का भी फॉर्म भरिए, एसएससी एमटीएस का भी फॉर्म भरिए और डीआरडीओ का भी करिए। तीनों का तैयारी आप अभी रेगुलर करते रहिए। क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन आएगा, तो तैयारी को बेहतर बनाइए। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।